अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या जो भी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उनके जहनों में एक ख्वाब तो होता है कि हम जो है वो अब्रॉड जाके अपनी फ़र्दर एजुकेशन हासिल करें, ख़ास तौर पे अपनी जो हायर स्टडीज़ हैं वो हम जो है वो अब्रॉड में करें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, उसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। तो उनके जहनों में या उनके पेरेंट्स के जहनों में ख्याल होता है कि आया कि अगर हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चे पे या बच्चा स्टूडेंट ख़ुद अपने ऊपर, तो आया कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। तो जस्ट इस टॉपिक पे ही आज हम बात करेंगे कि क्या अब्रॉड में और स्पेशली इंग्लैंड के अंदर आके अपनी हायर स्टडीज़ पूरी करना या मुकम्मल करना कितना बेनिफिशियल है। तो चलें फिर आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो शुरू करने से पहले जो है दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अच्छा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि क्या वो बेनिफिट्स हो सकते हैं इंग्लैंड के अंदर आके पढ़ने के और अपनी हायर स्टडीज़ मुकम्मल करने के, तो उसमें देखें जो नंबर वन बेनिफिट मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ वो है एजुकेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, देखें ऑल्दो कि हमारी अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा दो चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा ना। एक तो चांस का मिलना वहाँ पे जाने का, और फिर दूसरा एक माइंडसेट जो कि हमारी सोसाइटियों के अंदर होता है ना। तो सबसे पहले जिस चीज़ में मैं बात करूँगा कि चांस का मिलने का, जैसे अब मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान के अंदर जो टॉप के बिज़नेस स्कूल्स हैं या टॉप की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग और जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अपनी एक पोजीशन रखती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर IBA है, लम्स है, GIK है, नस्ट है। तो ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि खाली पाकिस्तान में ही दुनिया भर के अंदर जो है वो अपना एक मकाम रखते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर IIM है और दिल्ली यूनिवर्सिटी है और इस तरीके से और जो इनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसी तरीके से हर कंट्री के अंदर जैसे बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे कितने परसेंट लोगों का या कितने परसेंट स्टूडेंट्स का एडमिशन हो पाता है। ऑब्वियसली अगर हम देखें, बात करें अपनी कंट्रीज़ की, तो करोड़ों में आबादी है। पाकिस्तान की मोर देन 20 करोड़ की जो है वो पॉपुलेशन है। इसी तरीके से इंडिया की तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ के करीब उनकी पॉपुलेशन है, और बांग्लादेश की भी तकरीबन कोई 27-28 करोड़ के करीब है पॉपुलेशन। और उसमें से ये चंद इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो यहाँ पे पढ़ें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बहुत कम लोगों का यहाँ पे एडमिशन हो पाता है, बावजूद इसके कि वो जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं और थ्रू आउट उनका एकेडमिक जो प्रोफाइल होता है वो भी जो है वो अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी उनके एडमिशन्स नहीं हो पाते। उसकी वजह ये है कि लिमिटेड सीट्स हैं। अब एक यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती। तो फिर तो वैसी बात है, आपके पास क्या बचता है रास्ता। तो सेकंड सिनेरियो यही होता है कि इंसान जो है वो अगर अपने कैरियर के अंदर कोई ग्रोथ चाहता है तो ऐसी जगह से पढ़े जहाँ पे जो है वो उसको एक अच्छी एजुकेशन तो मिले और एक नाम भी मिले, एक स्टैंडर्ड भी मिले। और दूसरा जो एक दूसरी जो चीज़ है जो मैंने पहले बात की थी माइंडसेट के हवाले से, तो माइंडसेट देखें यार, हमारी जो कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे एक माइंडसेट है कि यार बंदा अगर अब्रॉड से पढ़ के आया ना तो ऑब्वियसली ही इज़ समथिंग, यार ही इज़ समथिंग स्पेशल। तो ऑब्वियसली एक ये माइंडसेट भी है। और आपको
समटाइम जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी आपके डिग्रीज़ को फोकस दी जा रही होती है जो आपकी अपनी कंट्री के अंदर नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर रैंक कर रही होती है। तो एक ये माइंडसेट है जिसका ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत फ़ायदा होता है जब वो अपनी सीवी के अंदर या अपने रेज्यूमे के अंदर ये लिखते हैं कि ग्रेजुएटेड फ्रॉम या डिड अ मास्टर्स फ्रॉम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और समवेयर एल्स। तो एक ये एम्प्लॉयर के सामने जब ये सीवी जाती है तो वो जो है वो कंसीडर करता है कि यार ये अब्रॉड से आया है तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ बात होगी। तो ये एक तो बेनिफिट है कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड तो आपको मिलता ही है फिर यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आके यूके की, लेकिन साथ में आपको जो है वो एक एज भी मिल रहा होता है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर, दूसरे जो आपके इंटरव्यू के दौरान जो लोग आपके साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके ऊपर। ठीक है जी, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमें जो बेनिफिट मिलता है यहाँ आके इंग्लैंड में, वो देखें इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको जो मिल रहा होता है ना, वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। वो किस तरीके से कि देखिए जब आप दुनिया की मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं ना, अब यहाँ जैसे अब हमारे जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो यहाँ मोस्टली हमें अपने ही किस्म के लोग दिख रहे होते हैं। तो कोई हमें चीज़ डिफरेंट नज़र नहीं आ रही होती, कोई नई कल्चर की जो है वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही होती। फिर दूसरी सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, उनका काम करने का क्या तरीक़ेकार है। अब देखें यहाँ पे जैसे अब मैं यूके की बात करूँ तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं ना, यानी उन कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं जिन कंट्रीज़ का दुनिया के अंदर एक मकाम है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को भी मिलता है, यानी एक्सपोजर इसको कहते हैं कि आपको ये देखने को भी मिलता है कि यार जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और ख़ासतौर पे वो कंट्रीज़ जो दुनिया को लीड कर रही हैं, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उनका एटीट्यूड्स क्या होते हैं, उनके वे ऑफ वर्किंग क्या है। तो ये वो एक्सपोजर होता है जो इंसान देखता है और जो उसको यहाँ पे मिल रहा होता है, तो उसको जब वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है तो ऑब्वियसली फिर उसको जब अपने अंदर वो एब्जॉर्व करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाता है और स्पेशली जब वो अपनी होम कंट्री के अंदर जाता है ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना वो भर जाता है। तो जो कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए कि इंडस्ट्री के अंदर अगर एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है और फिर उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी होता है, तो ऑब्वियसली वो जो है ना 20-50-100 लोगों के अंदर भी जो है ना वो एक डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। उसका काम करने का तरीका, उसकी बात करने का अंदाज़, उसका एटीट्यूड, तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट कर रही होती हैं आपके कंपटीटर्स के साथ। तो सेकंड बेनिफिट क्या है? इंटरनेशनल एक्सपोजर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगला बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली दुनिया की जो ये कहें कि जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश है, ऑब्वियसली इंग्लिश है, और इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की है, इंग्लैंड की लैंग्वेज है। ऑल्दो के बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन वो गई कहाँ से? वो भी यहीं से ही गई है। जब इन्होंने वहाँ पे रूल किया, जब कॉलोनीज़ थी, तो इन्हीं का कल्चर वहाँ गया, इन्हीं की लैंग्वेज वहाँ पे गई, तो आहिस्ता आहिस्ता करके एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। तो हमारी जैसी कंट्रीज़, ख़ास तौर पे जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक समझें कि स्किल कंसीडर की जाती है, कि एक एडिशनल स्किल, और ये ऐसी स्किल है कि जो बहुत सारी स्किल्स के ऊपर जो है वो आपके हावी हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपकी ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं इंग्लिश की, वो इतनी इम्प्रूव होती हैं कि आप उसको अपने घर बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है आपको यहाँ पे कम्युनिकेट इंग्लिश के अंदर ही करना होता है हर किसी से। ऑल्दो कि यहाँ पे आपकी जो होम लैंग्वेज है चल रही होती है, यहाँ उर्दू, हिंदी, पंजाबी लोग बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इंग्लिश आपको कहीं ना कहीं दिन के किसी न किसी हिस्से में बोलनी ही पड़ती है। तो बोल बोल के ज़ाहिर सी बात है इंसान तो हो जाता है। तो वो जो एक हेजिटेशन होती है अपनी होम कंट्री के अंदर, आप नहीं बात कर पा रहे होते, इसलिए कि वहाँ पे
अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही होती समटाइम कि किससे बात करें। हर कोई तो उर्दू के अंदर ही बात कर रहा है, घर के अंदर भी उर्दू, पंजाबी या हिंदी चल रही होती है, ऑफिस के अंदर भी वही अपनी जो मदर लैंग्वेज है वही चल रही होती है, बाहर जाएँ फ्रेंड्स के अंदर तो वहाँ पे भी वही लैंग्वेज हम बोल रहे होते हैं। तो इवन ये कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि इंग्लिश मीडियम होते हैं और होने के बावजूद भी जो है ना वहाँ पे कम्युनिकेशन हमारी अपनी मदर टंग के अंदर ही हो रही होती है, तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं लैंग्वेज सीखने के। तो यहाँ पे आके आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इनहेंस हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ठीक है जी, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले बेनिफिट की तरफ। तो वो क्या है? वो है जी आपकी स्टडीज़ के बाद आपको जो यहाँ पे वर्क परमिट मिलता है 2 साल का, जिसको आप PSW भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वो बेनिफिट है जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपनी होम कंट्री वापस जाना चाहते हैं। देखिए, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ जो है ना वो एक साइकोलॉजिकली एक वो है, क्या नाम है, एक जहन में बैठी हुई है चीज़ कि यार बंदा बाहर से आया है, बाहर से पढ़ के आया है, तो ऑब्वियसली ही समथिंग स्पेशल है। और अगर उसने बाहर की किसी कंपनी के अंदर काम किया हुआ है, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जैसे UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसी कंट्रीज़ के अंदर उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बड़े सिलेक्टेड किस्म के कैंडिडेट्स को हायर कर रही होती है ना, तो वो भी आपके लिए जो है ना वो बाहें खोले खड़ी हुई होती है कि भाई आप आ जाओ हमारे साथ काम करो। इसलिए कि आपका जो एक्सपोजर है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने फिर जो वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो PSW यहाँ पे मिलता है ना, तो ये कोई आप ये नहीं समझें कि हम जो है वो बस एक ऐसी ही चीज़ है, बल्कि इसको अगर आप सही तरीके से समझें कि अगर इस PSW को मैं यूटिलाइज़ करूं और यहाँ पे किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूं, तो भले से बिगनर लेवल के ऊपर ही हो, लेकिन वो जो आपको एक वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा होगा वो आपकी होम कंट्री के अंदर इतना बेनिफिशियल होगा कि आप जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो है वो एक आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी होती है। ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर जो सेकंड चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न। वो क्या है? देखें, जैसे अब यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक ठाक पैसा लगा के आते हैं ना, तकरीबन आपकी अगर फ़ीस देखी जाए तो 14-15 हज़ार पाउंड जो है वो 1 साल की फ़ीस होती है, तो जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। आपके पेरेंट्स या आप खुद अपने ऊपर बहुत बड़ा रिस्क लेके ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इस PSW के दौरान जो है वो आप इस पैसे को रिकवर भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखा जाए तो कितने बेनिफिट्स हुए। एक तो आपको एक्सपोजर भी मिला, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हुई, दुनिया की वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है। और उसके बाद ख़र्चा क्या आ रहा है? देखा जाए तो ख़र्चा तो कुछ भी नहीं आया, बस सिर्फ हिम्मत करनी थी आपने और शुरू में अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करनी थी थोड़ी सी, तो उसका रिटर्न कितना ज़बरदस्त मिला है कि आपके पैसे भी वापस आ गए, आपके जो आपने इन्वेस्ट करे थे, आपने स्किल्स भी गेन की, एक्सपोजर भी गेन किया, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने का एक्सपीरियंस भी लिया, और जो है वो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर जो है वो आपने वर्क एक्सपीरियंस भी गेन किया। ठीक है, तो बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज़ है। फिर इसके बाद जो लास्ट चीज़ है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी, या जो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पे आने का बेनिफिट है, वो ये कि अगर आप PSW यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और इस दौरान आपको वर्क परमिट मिल जाता है, Tier 2 स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है, तो ऑब्वियसली 5 साल जब आप उसके ऊपर रहते हैं तो आप जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी जो है वो यहाँ पे मूव हो सकते हैं। इसलिए कि यहाँ का लॉ है कि अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, 5 साल तक आपने सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया उस वर्क वीज़े के ऊपर, तो आप जो है फिर आगे परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के, जो अपने नेशनल्स को देते हैं, वो आपको भी मिलेंगे। दुनिया का पावरफुल पासपोर्ट आपके हाथ में होगा, दुनिया के जिस हिस्से में भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जहाँ तक देखें
टियर 2 इस जॉब की बात है और वर्क वीज़ा की बात है, तो एक परसेप्शन है कि यार इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। तो as far as my opinion is concerned and my experience is concerned, I don't think so it's impossible thing or it's a very difficult thing, because अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने PSW के टाइम पे 2 साल काम कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, ठीक है, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, उसको कुछ आउटपुट दे रहे हैं, उसको अपनी एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उससे ये बात कर सकते हैं कि मैं मज़ीद आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे जो है वो वर्क वीज़ा दिया जाए। अच्छा, और आज के दौर में, ठीक है, पहले आज से अगर हम 2-3 साल पहले जाएं तो ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम भी था कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी के लिए जो है वो वर्क वीज़ा इशू कराना। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद से, जब से यूके की गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो आसान करना शुरू हुई हैं, ख़ास तौर पे वर्क वीज़ा के हवाले से, तो आज के दौर में ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि जी जो एक्सपेंसेस होंगे वो हम बेयर कर लेंगे, ठीक है, आप हमें जो है वो वर्क वीज़ा इशू करें, तो वर्क वीज़ा ईज़िली ले सकता है। तो कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। एवं नहीं है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं ना, या किसी सुपर स्टोर के अंदर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसका बिज़नेस एक एवरेज बिज़नेस है, तो ऑब्वियसली वो जो है आपके लिए वर्क वीज़ा होम ऑफिस से इशू करवा सकता है। तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस एक परसेप्शन बना हुआ है कि जी स्पॉन्सर्ड कंपनीज़ होनी चाहिए और जो है वो लाइसेंस होल्डर कंपनीज़ होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन लाइसेंस देना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है ना किसी भी कंपनी के लिए। उन्होंने तो जस्ट अपनी जो कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, और कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होती, बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि और हर कंपनी के पास होती हैं, वो उसको शो करनी होती है होम ऑफिस को। होम ऑफिस की टीम आपसे पूछती है, आपकी कंपनी से पूछती है कि भाई आपको क्यों चाहिए, तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मुझे स्टाफ की ज़रूरत है, यहाँ लोकल सोसाइटी के अंदर या लोकल कम्युनिटी के अंदर मुझे स्टाफ नहीं मिल रहा, ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, लॉयल है, और मैं समझता हूँ इज़ बेनिफिशियल फॉर माई बिज़नेस, तो ऑब्वियसली दे विल इशू द वीज़ा। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज के टाइम में, स्पेशली आज के टाइम में वर्क वीज़ा इशू करवाना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वो चंद चीज़ें थी जिसे आप बेनिफिट्स कह लें यहाँ यूके के अंदर आने के और पढ़ने के। ठीक है, आपको थोड़ी सी मुश्किल भी फेस करनी पड़ेगी, स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, एक सख्त वक्त देखना पड़ेगा शुरू के दौर में, लेकिन आगे आपके लिए फिर बड़ी आसानियाँ भी हो सकती हैं। तो आगे का वैसे किसी को कुछ पता तो नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, गॉड नोस बेटर। तो लेकिन ये है कि इंसान को कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए ना ज़िंदगी में। तो बिल्कुल कोशिश करें, मेहनत करें और एक जहन बनाएं, यहाँ अगर नहीं भी रुकना परमानेंटली, आपको अपनी होम कंट्री वापस जाना है, तो उसके भी मैंने जो इतने सारे बेनिफिट्स गिनवाए ना, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है कि आप यहाँ पे अगर रुकना चाहें तो आपको वर्क परमिट भी जो है वो इशू हो सकता है और यहाँ पे आप PR भी ले सकते हैं आगे चल के। तो ठीक है गाइस, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी भी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो काइंडली अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और इस वीडियो को भी लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ आना चाह रहे हैं उनकी भी जो है वो रहनुमाई प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, तो आपसे आपका भाई इजाज़त चाहेगा नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।